स्टूडेंट्स, कल हमने सांद्रता के बारे में पढ़ा। विभिन्न की सांद्रता कल क्या पढ़ा? एक तो हमने द्रव्यमान प्रतिशत, फिर आयतन प्रतिशत, उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता और नॉर्मलता पर चर्चा की। इससे आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट है मोलरता। मोलरता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसे कहेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। यानी मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम। हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। यानी मोलों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलों की संख्या का ये मान यहां पे रख देते हैं। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब यदि मान लिया जाए, माना WB ग्राम विलेय पदार्थ WA ग्राम विलायक में घुला है तथा विलेय के का मोलर द्रव्यमान MB हो तो मोलरता का फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना? WB ग्राम में अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MB इंटू विलायक का द्रव्यमान WA। अब देखें, यहां विलायक का द्रव्यमान किस में था? किलोग्राम में। यहां पर किस में है? ग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे, ऊपर चला जाएगा। मोलरता बराबर हो गया फॉर्मूला WB इंटू
2000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान। और मोलरता जो है, मोलरता के ऊपर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। मोलरता पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ताप में परिवर्तन से द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। इसके विपरीत हमने देखा था मोलरता और नॉर्मलता, उनमें क्या करते हैं, जैसे ही ताप में वृद्धि करेंगे मोलरता और नॉर्मलता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ताप में वृद्धि के साथ मोलरता और नॉर्मलता कम हो जाएगी, ये होगी मोलरता। इसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पे, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। पार्ट पर मिलियन किसे कहते हैं कि 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन। यानी पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का, यदि विलियन अपन आयतन में ले रहे हैं तो विलियन का आयतन हो जाएगा, और यदि द्रव्यमान में ले रहे हैं तो द्रव्यमान हो जाएगा। तो विलियन का आयतन या द्रव्यमान कितने में निकाल रहे हैं, 1 मिलियन इंटू 10⁶। पार्ट पर मिलियन कब काम में ली जाती है, सांद्रता जब क्या हो कि विलियन के अंदर विलेय पदार्थ है वो अति सूक्ष्म मात्रा में हो, उस समय सांद्रता पार्ट पर मिलियन में ज्ञात की जाती है। जैसे टूथपेस्ट है, उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा है वो पीपी में दी हुई होती है। मान लो कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0.5 ग्राम फ्लोराइड उपस्थित है, तो सांद्रता पार्ट पर मिलियन में ज्ञात कीजिए। तो देखो पार्ट पर मिलियन फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, 0.5, विलियन का द्रव्यमान 500 ग्राम इंटू 10⁶। क्या हो गया, 10⁶ अपॉन 10⁻³ बराबर 10⁻³
सांद्रता किसमें आ गई, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन किसे कहेंगे, विलियन के 1 मिलियन आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाएगा, पार्ट पर मिलियन। इसके बाद सांद्रता का अगला तरीका किसमें, मोल अंश या मोल भिन्न। मोल भिन्न को x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल भिन्न क्या होती है कि विलियन में उपस्थित किसी अवयव की मोल भिन्न उस अवयव के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। किसे कहते हैं मोल भिन्न, विलियन में उपस्थित किसी घटक की मोल भिन्न उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात होगा। मान लिया जाए कि विलियन के अंदर 2 घटक A और B हैं, तो अपने को यदि A की मोल भिन्न ज्ञात करनी है तो A के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोल यानी विलेय और विलायक दोनों के मोल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे माना विलियन में 2 अवयव A व B हैं तथा A के मोलों की संख्या Na और B के मोलों की संख्या Nb है और A की मोल भिन्न Xa और B की मोल भिन्न Xb हो, तो अवयव A की मोल भिन्न Xa बराबर क्या होगा, A के मोलों की संख्या, A के मोल है Na अपॉन कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोल दोनों विलियन के दोनों जो घटक हैं विलेय और विलायक दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल मोल आ जाएंगे यानी Na प्लस Nb। इसी तरह अवयव B की मोल भिन्न ज्ञात करें तो Xb बराबर क्या होगा, B के मोलों की संख्या Nb अपॉन कुल मोलों की संख्या Na प्लस Nb हो जाएगा। और यदि अपने को विलियन की कुल मोल भिन्न निकालनी हो तो विलेय और विलायक दोनों के मोल भिन्न को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे यानी विलियन की कुल मोल भिन्न Xa प्लस Xb बराबर क्या आएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb यानी Xa प्लस Xb बराबर क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb लघुत्तम आ गया तो Na प्लस Nb Xa प्लस Xb बराबर आ गया 1। यानी विलियन की जो कुल मोल भिन्न है वो हमेशा ही 1 होती है। ठीक है भाई, तो ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके थे। अब देखते हैं मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। देखो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला कल हमने देखा था WB अपॉन EB इंटू V इंटू 1000। EB क्या है यहाँ पे, विलेय का तुल्यांकी भार और तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता कारक।
यानी एम बी अपॉन एक्स। एक्स यहाँ क्या है, संयोजकता कारक। संयोजकता कारक क्या होता है बता चुका हूं आपको। तुल्यंकी भार का ये मान इस फॉर्मूले में रख दें तो नॉर्मलता बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000 अपॉन एक्स है, ऊपर आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000 किसका होता है, मोलरता का। इसकी जगह मोलरता रखते हैं, नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता कारक। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध आ गया, यानी नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता कारक। ये संबंध हो गया इसमें मोलरता और नॉर्मलता। इसके बाद हम देखते हैं मोलरता, घनत्व व द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। ये क्या होता है, मोलरता, घनत्व व द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध। तो मोलरता बराबर क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन एम बी। यहां डी तो क्या है, घनत्व है, और एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान। तो सांद्रता से रिलेटेड अपना काम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है विलय का। विलयता क्या होती है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। संतृप्त विलयन के अंदर विलयता होती है किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलयता। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। अब विलयता किसके ऊपर निर्भर करती है, सबसे पहले तो विलय तथा विलायक की प्रकृति, इसके साथ साथ ताप और दाब। तो विलयता निर्भर करती है विलय और विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। इन बातों के ऊपर विलयता क्या करेगी, निर्भर करती है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ठोसों की द्रवों में विलयता। ठोसों की
द्रव्यों में विलेयता। विलेयता की क्या डेफिनेशन दी थी कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता। और यही विलेयता यदि ठोस के संदर्भ में बोले तो क्या कहेंगे, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए ठोस पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, विलेयता। डेफिनेशन वही है, कोई फर्क नहीं है। ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, विलेय तथा विलायक की प्रकृति। सबसे पहले विलेय और विलायक की प्रकृति। अब देखिए भाई, इसमें क्या देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो ध्रुवीय पदार्थ हैं वो तो ध्रुवीय विलायकों के अंदर आसानी से घुल जाते हैं, और अध्रुवीय पदार्थ हैं वो अध्रुवीय विलायकों के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। यानी समान प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो समान प्रकृति के पदार्थों में विलय होते हैं। जैसे NaCl है, KCl है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब क्या है, ध्रुवीय पदार्थ है। और जल अपने को पता है ध्रुवीय विलायक है। तो ये सब के सब पदार्थ जल के अंदर आसानी से घुल जाते हैं। इसके विपरीत नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन को जल के अंदर बोला जाए तो ये नहीं घुलेगी। क्यों? नेफ्थलीन अध्रुवीय पदार्थ है और जल क्या है, ध्रुवीय विलायक। इस कारण नेफ्थलीन जल के अंदर नहीं घुल पाएगी। लेकिन यदि नेफ्थलीन है, इसको हम लोग बेंजीन के अंदर घोलें तो ये आसानी से क्या हो जाएगी, बेंजीन के अंदर नेफ्थलीन आसानी से घुल जाएगी। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक। और यदि पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इनको बेंजीन के अंदर घोला जाए तो ये नहीं घुलेंगे। क्यों? ये ध्रुवीय पदार्थ हैं और बेंजीन क्या है, अध्रुवीय विलायक। यानी समान प्रकृति के जो पदार्थ हैं वो समान प्रकृति के विलायकों के अंदर ही क्या होंगे, विलय होंगे। इसके बाद अगला कारक है ताप। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अधिकांश जो पदार्थ होते हैं, लगभग पदार्थ हैं, वो ताप बढ़ाने पर आसानी से घुलते हैं। लेकिन कुछ एक पदार्थ जो हैं ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रभाव को अपन ला-सातालवी के नियम से समझते हैं। ला-सातालवी का नियम क्या कहता है कि किसी ठोस पदार्थ को विलायक में घोलने पर, ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित, यानी ऊष्मा ग्रहण की जा रही है। तो ताप बढ़ाने पर उस पदार्थ की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी ऊष्मा अवशोषित हो जाए, और ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी।
उष्माशोषी अभिक्रिया हो रही है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सुक्रोज है, इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसी के साथ साथ ऐसे पदार्थ जिनको विलायक में घुलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, यानी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, कम हो जाती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ साथ कैल्शियम एसिटेट है, इनकी विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर कम होती है। नंबर 3, दाब का प्रभाव। अब दाब के ऊपर देखें तो क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को द्रव के अंदर घोल रहे हैं और दाब लगाएं तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव, दाब का जो प्रभाव है वो नहीं होता है। तो ये ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे। ओके।